नमस्कार, आजादी.मी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों देश में सबसे बड़ी जो चर्चा चल रही है, वो कृषि सुधार कानूनों को लेकर चल रही है। कई राज्यों के जिनमें पंजाब और हरियाणा के किसान प्रमुख हैं, वो राजधानी दिल्ली के सीमा पर पिछले 30 दिनों से आंदोलनरत हैं। आखिर ये आंदोलन क्यों है और सरकार इन किसानों के मांगों को क्यों नहीं मान पा रही है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार हम इन कानूनों के और जो आंदोलन है, उसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। विगत माह मोदी सरकार ने 3 कृषि सुधार के लिए 3 कानूनों को पास कराया था। उससे पहले ये अध्यादेश लेके आए थे और उसके बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिया गया था। ये कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विधेयक 20, संशोधन विधेयक 2020। ये तीनों काफी अहम माने जा रहे हैं। काफी समय से इन सुधारों की मांग की जा रही थी, लेकिन इन कानूनों के आने के बाद बहुत सारे किसान संगठन जो हैं वो अपने साथ छलावा मान रहे हैं। उनका मानना है कि जो कृषि कानून है वो उनका फायदा करने के बजाय नुकसान कराएंगे। आखिर ऐसा उन्हें क्यों लगता है और अब इसके बीच का रास्ता क्या हो सकता है? इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है सुधांशु नीमा। सुधांशु बाय ट्रेनिंग एक लॉयर हैं, बाय प्रोफेशन पॉलिसी एनालिसिस्ट हैं और आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं। तो हमें इन कानूनों के तीनों पहलुओं पर अच्छे से बात करने का मौका मिल सकेगा सुधांशु से। सुधांशु नीमा, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अविनाश जी। सुधांशु, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि इसके कानूनी पहलुओं के बारे में बात कर लेते हैं। इन कानूनों को जो हाल में जो सुधार कानून आए हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? तो अविनाश जी, ऐसा है, मैं तो इन कानूनों को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। किसानों की ये बहुत समय से मांग रही है कि मंडियों के चंगुल से उन्हें छुटकारा मिले और इस कानून से मतलब फाइनली उन्हें हो सकता है कुछ छूट मिले। जो तीनों सुधार आए हैं उनसे पहले तो मैं आपको तीनों सुधारों का जो डिस्क्रिप्शन है जो वो बता देता हूँ। तो जो पहला कानून है उसके अंदर जो मंडियों की मनमानी चलती है वो बंद हो जाएगी। तो सरकार ने किया क्या है, बोला है कि किसान पूरे देश में किसी को भी अपना सामान बेच सकते हैं। पहले किसानों पर एक हर स्टेट में अलग अलग लॉ होता है वैसे, पर पहले जनरली बहुत 2-4 राज्यों को छोड़कर हर राज्य में एक कानून हुआ करता है, एपीएमसी जो एस्टेब्लिश करता है, एपीएमसी एक्ट बोलते हैं, जो मंडिया को एस्टेब्लिश करता है। और बहुत राज्यों में वहां पर जरूरी होता है कि किसान इन मंडियों को ही सामान बेचे अपना और किसी और को नहीं बेचे। ये मतलब कानून से किसानों को कहा जाता है कि आप किसी और को नहीं बेच सकते, आप मंडी में ही बेचेंगे। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने जो एक सुधार पास किया है उसमें यह है किसान अब किसी को भी बेच सकते हैं और पूरे देश में किसी को भी बेच सकते हैं। तो पहले क्या होता था, जब आप खुद ही जानते हैं, अगर आपको आपके जो ये बायर्स कम है तो आपका जो मूल्य है वस्तुओं का वो काफी कम होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप और कहीं तो बेच नहीं सकते, आएंगे तो हमारे पास है। और ये मंडियों में जो एजेंट होते थे, जो दलाल होते थे कमीशन वाले, इनका नंबर भी बहुत कम होता था, इनकी संख्या भी काफी कम होती थी, क्योंकि इन्हें राज्य सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है।
और वो लाइसेंस बहुत कम लोगों को दिए जाते थे। मतलब आप सोच भी सकते हैं भारत जैसे देश में किन लोगों को लाइसेंस मिलेंगे। ये लाइसेंस सब नेता लोगों के भतीजे भांजे उन्हीं को दिए जाते थे, और वो किसानों का सामान बहुत सस्ते में खरीद कर फिर बाजार में जो उन्हें अच्छे मूल्य पर बेचते थे। तो वो सिस्टम अब ऐसा तो नहीं है बंद हो जाएगा, पर किसान अब किसी को भी बेच सकते हैं। वो चाहे तो मंडियों में भी जा सकते हैं, या किसी प्राइवेट पार्टी, किसी कंपनी, बिग बाजार हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, इन्हें भी डायरेक्ट बेच सकते हैं। तो एक तो ये लॉ हुआ है। दूसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता क्या है, किसान किसी कंपनी से या किसी बायर से एक एग्रीमेंट बना लेता है कि मैं ये फसल उगाकर आपको दूंगा और आप इतने प्राइस पे खरीदेंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट बनाने से किसानों का फायदा होता है, उन्हें पता लग जाता है कि मुझे भविष्य में कितना दाम मिलने वाला है किसी भी चीज का। तो पहले बहुत राज्यों में अलाउड था, गुजरात में पहले से अलाउड है, तमिलनाडु, कुछ कुछ राज्यों में ये पहले से चला आ रहा है। अभी जो कानून बना है वो नेशनल लेवल पे बना है, केंद्र सरकार ने पास किया है, तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी। तो किसान चाहते हैं कि मुझे ये फसल उगाना है और भविष्य में इस व्यक्ति को बेचना है, वो उनसे एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप इस मूल्य पर खरीदेंगे और मैं आपको इतना सामान दे दूंगा। ठीक है, तो ये दूसरा कानून है। तीसरा कानून है संशोधन आवश्यक वस्तु अधिनियम में, जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। तो केंद्र सरकार का कानून है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसके अंदर जब भी किसी चीज की जब महंगाई बढ़ती है, जब आलू प्याज के भाव काफी ऊपर चले जाते हैं, तो केंद्र सरकार के पास पावर होता है इस कानून के अंदर कि वो ये जो भी जिन चीजों के भाव काफी ज्यादा बढ़ गए हैं उनके भाव को कंट्रोल में लाने के लिए उनका प्राइस मूल्य कितना होना चाहिए वो डिसाइड कर सके। उनकी जो स्टोरेज होती है वो कहाँ हो सके, कितनी मात्रा में हो सके, ये सब डिसाइड जो केंद्र सरकार के पास ये पावर होते थे। अब हुआ क्या है, जनरली आप भी सोचिए, अगर केंद्र सरकार जैसे ही प्याज के भाव थोड़े बढ़ गए और सरकार बोलेगी कि अब आप 100 किलो से ज्यादा प्याज नहीं रख सकते, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी जो भंडारण होता है प्याज का या आलू का या और किसी फसल का, उस भंडारण की जो कैपेसिटी होती है उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि आप भी सोचिए, मैं क्यों अपने हजारों लाखों रुपए लगाकर एक फैसिलिटी खोलूंगा जहां पे प्याज या आलू का भंडारण किया जाए, पर मुझे पता है कि जब प्याज के भाव बढ़ेंगे नवंबर में तो केंद्र सरकार मेरे भंडारण पे ही बैन लगा देगी और मुझे क्रिमिनल डिक्लेयर कर देगी, तो मैं तो भंडारण करने से रहा। तो इस वजह से बहुत लोग जो भारत में है भंडारण ही नहीं होता है। यहाँ पर किसान सब्जी उगाता है और 3 दिन के अंदर बेचता है अपने कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, और उसी में सारा हो जाता है। मतलब किसी भी चीज के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते। जो भंडारण होता है आलू प्याज सब्जियां किसी भी चीज का आप नहीं कर सकते, वो सीधे फार्म टू माउथ चला जाता है। तो इसमें अभी जो संशोधन किया गया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो कृषि से संबंधित वो थी, कृषि से संबंधित वस्तुएं, उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर निकाल दिया है। तो ये हुआ है। और इसमें वैसे अभी भी आलू प्याज तो कुछ कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तु है, पर अब केंद्र सरकार उस पे कब और कितना मूल्य बढ़ने पर प्रतिबंध लगा सकती है, वो थोड़ा एक लिमिट में हो गया है। वो लॉ में लिख दिया गया है कि अगर मूल्य इतना बढ़ेगा तो ही उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके पे रेगुलेशन किया जा सकता है, उसके लिए अलग से नियम बनाए जा सकते हैं। तो ये 3 लॉज है, तीनों कानून है, तीनों सुधार है, और इनकी
बहुत समय से, मतलब आप मान लीजिए करीबन 20-25 साल से हर कोई डिमांड कर रहा है कि इन सुधारों को लाया जाए कृषि क्षेत्र में। तो मैं तो बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखता हूँ इन तीनों सुधारों को। हम लोग जो भी रिसर्चर्स है, गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है, किसान भी है, किसान संगठन जैसे शेतकरी संगठन, वो सालों से इन सुधारों की मांग कर रहे हैं और अब फाइनली ये आ चुके हैं। तो एक वो है बहुत ही सकारात्मक। तो आपने ये जो बड़े बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताया है इन कानूनों को, ये कानून क्या है और किस तरीके से किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न था, जो इसका कानूनी पहलू है कि कृषि जो है वो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, संविधान की समवर्ती सूची में इसे स्थान दिया गया है, यानी कि इससे संबंधित जो नियम है वो राज्य सरकारें बनाएंगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है इस एक्ट के माध्यम से राज्य सरकारों के अधिकारों पे अतिक्रमण कर रही है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तो अविनाश जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कानून बनते हैं वो राज्य सरकारों को बनाने चाहिए। पर ऐसा है, जो फूड है, मतलब जो कृषि से संबंधित वस्तुएं हैं, वो एक नेशनल मार्केट है। मतलब हमारे देश में ऐसा होता है कि गन्ना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उग रहा है, गेहूं पंजाब हरियाणा एमपी यहाँ पर उग रहा है, कॉफी कहीं और उग रही है, चाय असम में दार्जिलिंग में उग रही है। तो ये जो मार्केट है वस्तुओं का, ये नेशनल मार्केट है। तो केंद्र सरकार को नेशनल मार्केट को पे नियम बनाने का पूरा अधिकार है। जहां तक बात रही राज्यों के अधिकारों का थोड़ा हनन करने की, तो वो थोड़ा हनन हुआ है, पर उसका कारण है क्योंकि केंद्र सरकार ने 2003 में मॉडल लॉ लाया इस पर, मॉडल कानून जो होना चाहिए को ला दिया था। केंद्र सरकार पिछले 15-20 सालों से इन सुधारों को लाने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे तो अगर 15-20 सालों से भी कोई सुधार नहीं आ पा रहा है राज्य सरकार के लेवल पर, तो फाइनली केंद्र सरकार को ये करना ही पड़ा। ये केंद्र सरकार भी मानेगी कि ये मतलब सबसे बेहतरीन तरीका नहीं है सुधारों को लाने का, पर आप क्या कर सकते हैं जब 20-30 सालों तक राज्य सरकारें कुछ ना करे। तो हम क्या किसानों को ऐसे ही सड़ने दें, मंडियों की मनमानी पे चलने दें? तो वो एक इसका एस्पेक्ट है। और आपने अपने पहले प्रश्न के जवाब में सुधांशु आपने बताया था और अभी भी आपने दोहराया कि काफी टाइम से, पिछले 25-30 सालों से ऐसी मांग हो रही थी किसान संगठनों के द्वारा, किसानों के द्वारा और विशेषज्ञों के द्वारा। आप कुछ इसके पास्ट और प्रेजेंट पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर कब ये ऐसी मांग होनी शुरू हुई, किसने ये शुरू किया और क्यों किया? अविनाश जी, ऐसा है कि ये जो कानून बने थे, एपीएमसी एक्ट जो हो गए, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम हो गया, ये 1950-60 के दशक में लाए गए थे। तब हमारे देश में बहुत दूसरी समस्याएं थी, वस्तुओं की कमी थी, खाने की भी कमी थी। अभी हमारे पास दूसरा है, हमारे पास अभी बहुत ज्यादा खाना होता है, इतना होता है कि हम बहुत सारी चीजों के लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में हमारा सामान बिकता है, गेहूं, चावल, सब्जियां, मिल्क, हम सब चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक जो 1950 में जो लॉ थे वो आज 21वीं सदी के लिए ठीक नहीं है। तो 60, 70, 80 तक तो ये लॉज, कानून जो भी थे अच्छे से काम करे, ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 80 के दशक से बहुत सारे विशेषज्ञों को पता लग गया था कि ये कानून अब हमारे लिए, जो हरित क्रांति आई थी उसके बाद, कि अब हमारे लिए वो ये कानूनों की जरूरत नहीं है। अभी हमें किसानों को मंडी के चंगुल से मुक्त कर देना चाहिए। तो ये तो चल ही रहा था 80 के दशक से। केंद्र सरकार के
साथ ये 2001 में शुरू हुआ। 2001 में 2000 में सरकार ने शंकरलाल गुरु कमेटी बैठाई थी। तो 2001 में उस कमेटी की रिपोर्ट में था कि ये जो मंडियां है इनकी मनमानी बंद होनी चाहिए और फार्मिंग जो इनका किसान जो प्रोड्यूस होता है, कृषि का जो फसल होती है, उसको पूरे देश में बेचना दिया जाए। फिर 2001 में ही मोंटेक सिंह अहलुवालिया की चेयरमैनशिप में दूसरी कमेटी थी, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया। ठीक है, फिर 2003 में अगेन हम लोगों का मॉडल लॉ आया। जो प्लानिंग कमीशन थी वो एक मॉडल लॉ लेकर आई 2003 में, जो सारे स्टेट्स को, सारी राज्य सरकारों को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया। पर बहुत कम राज्य सरकारों ने इसका पालन किया। एक दो ने किया, बिहार ने 2006 तक इस कानून को रद्द कर दिया था, बाकी बहुत राज्य सरकारों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप देखिए 2007 में, ये तो एनडीए जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी 2000 से 2004 के बीच, उसकी बात है। 2007 में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए 1 गवर्नमेंट, उन्होंने जो मॉडल एपीएमसी एक्ट आया था 2003 में, उसके अंदर रूल्स कैसे बने होने चाहिए, उसके नियम कैसे होने चाहिए, नियम कायदे, उसके मॉडल नियम कायदे बना कर दिए थे। फिर 2011-12 में यूपीए 2 सरकार के अंदर जो ये होता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो हर साल बजट से पहले रिलीज किया जाता है, उसके अंदर इसका जिक्र है। फिर आप देखें उस 2011-12 इकोनॉमिक सर्वे के बाद हर साल या 2 साल में इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज का जिक्र किया जाता है कि ये सुधार होने चाहिए। फिर आप देखेंगे 2015 में नीति आयोग ने फिर से एक मॉडल एपीएमसी एक्ट अपनी बना कर दिया और राज्य सरकारों को कहा कि इसे अडॉप्ट किया जाए। तो ऐसे मतलब आप देखेंगे पिछले 20 सालों से सरकार खुद भी चाहती है कि ये रिफॉर्म्स हो जाए। शेतकरी संगठन 1980-90 से इस चीज की डिमांड कर रही है, उन्होंने बहुत आंदोलन भी किए और अभी आप मानेंगे नहीं, जैसे लॉ पास हुआ तो कुछ किसान तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शेतकरी संगठन ने इन कानूनों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया है महाराष्ट्र में, और भी बहुत सारे किसान ये है क्या बोलते हैं यूनिट्स, जिनके संगठन है जिन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। तो आप देखेंगे मतलब पिछले 20-25 सालों से हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है। जी, कुछ संगठन तो इस कानून के समर्थन में दिल्ली पहुंच भी चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा भी पता लगा है कि एक किसान समर्थन संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली की बॉर्डर पे, उन्हें हटाया जाए। तो हमारे पास वो भी है अभी तो जी। तो इसके हमने जो कानूनी पहलू है उस पर हम लोगों ने बात करी। किसानों को सुधांशु एक डर है, मैंने कुछ किसानों से बात करी है, उनका कहना है कि उन्हें सबसे पहले तो एमएसपी के खत्म होने का डर है और उन्हें लग रहा है कि भविष्य में सरकार इन मंडियों को समाप्त कर देगी और उन्हें पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के जिम्मे छोड़ देगी, उनके हवाले कर देगी। और दूसरा उनको ये लग रहा है कि ये कानून कहता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में आप एसडीएम तक ही अप्रोच कर सकते हैं, आपको कोर्ट जाने की अनुमति नहीं है। तो आप इस प्रावधान को किस तरीके से देखते हैं? क्या किसानों को हायर कोर्ट में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए या इस कानून में उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है हायर कोर्ट्स में जाने के लिए? कैसे देखते हैं आप इसे? तो मैं पहले ये आपको कानून का बता देता हूँ। तो ऐसा है अविनाश जी कि किसी का मौलिक अधिकार, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संवैधानिक तरीका है। किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हुआ है वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
जहां तक ये जो बात हुई कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है, एसडीएम के पास जाना है, तो कई कानूनों में सिविल कोर्ट जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिविल कोर्ट हमारे काफी स्लो हैं। केसों किसी किसी केस को सॉल्व होने में 20, 22, 25 साल लगते हैं। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं के पास चले जाएं और वहाँ जो भी रिजोल्यूशन होता है वो हो जाए। अगर वहाँ जो रिजोल्यूशन है, वहाँ पर जो आपको सलाह दी गई है, आप उससे मान लीजिए आप उससे सहमत नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस ले जा सकते हैं, उससे कोई मनाही नहीं है। अच्छा, तो तो आप ऐसा कह रहे हैं नहीं है कि जी जी, तो आप कह रहे हैं कि ये जो डर है किसानों का कि वो आगे कोर्ट में नहीं जा सकते, ये निराधार है। हाँ, तो आगे कोर्ट में जा सकते हैं, वो प्रोसेस में जो उसमें समय लगेगा काफी, तो वो गवर्नमेंट को भी पता है, हमें भी पता है कि इस देश में का डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन होता है उसमें सालों लग जाते हैं, तो वो तो होगा ही। और आपका दूसरा प्रश्न था एमएसपी के बारे में। तो अविनाश जी, ऐसा है कि एमएसपी का जो सिस्टम है वो वहाँ जो भी सरकार खरीदती है एमएसपी प्राइस पर, जो प्राइस डिसाइड होती है उसके लिए भी हमारे पास कमीशन है। तो वो कमीशन प्राइस डिसाइड करती है और उस मूल्य पर जो सरकार गेहूं और चावल खरीदती है, बाकी कमोडिटीज भी खरीदती है, पर जनरली सबसे ज्यादा उसमें गेहूं और चावल होते हैं, वो सरकार मंडियों से खरीदती है। तो किसानों को ये डर है कि मंडी सिस्टम बंद कर दिया गया है, तो हम अपना सामान बेचेंगे कहाँ, हम अपने गेहूं चावल लेकर कहाँ जाएंगे। पर जो कानून बने हैं उसमें मंडी सिस्टम को बंद नहीं किया गया है। मंडियां अभी भी चलेंगी, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सामान किसी और को नहीं बेचना है, आपको मंडी में जो दलाल है या व्यापारी है उन्हें ही बेचना है, तो आप मंडी में जाकर बेच सकते हैं। उससे एमएसपी का और मंडी का जो सिस्टम है वो बंद नहीं किया जा रहा है। और मैंने ये भी सुना है, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो तीनों सुधार है, तीनों कानून है, उस पे एमएसपी का जिक्र नहीं है। तो जैसा आपने पहले बताया था, कृषि एक राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। तो एमएसपी का वैसे ही केंद्र सरकार के कोई कानून में कहीं जिक्र नहीं है। एमएसपी एक गवर्नमेंट की स्कीम है और वो स्कीम ही रहेगी। स्कीम जो भी होती है सरकार की, वो जनरली उस पर कानून नहीं होता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है और उसी से जो अध्यादेश होता है उसी से चलती है स्कीम्स। तो मान लीजिए इस गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया कि वो इस साल इतना गेहूं खरीदेंगे, तो वो खरीदेंगे, उसकी पूरी प्रोसीजर है, उसके लिए इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए मंडियां हैं, उसके लिए एमएसपी है, पर उसके लिए अलग से कानून पास नहीं होगा और ना ही वो किसी कानून में मेंशन किया जाएगा जी, क्योंकि हाँ, कुल मिलाकर जो मसला है वो एमएसपी की कीमत का है, ना कि एमएसपी के कानून का है। आप ऐसा कह रहे हैं हाँ, कि एमएसपी सरकार। एमएसपी की कीमत पे मैं ये कहना चाहूंगा कि 2009 में एक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती है कमीशन की, एक कमीशन है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एमएसपी पे जो मूल्य होता है वो पता करती है कि कितना मूल्य होना चाहिए। उनकी हर साल रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में लिखा होता है कि कितना मूल्य होना चाहिए। तो 2009 में ये कमीशन की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें अमेंडमेंट करके स्पेसिफिकली बोला गया था कि जो एमएसपी होता है उसका मूल्य किसान को आने वाली लागत से कम 150% होना चाहिए। मतलब किसान ने अगर 100 रुपए लगाए हैं फसल उगाने में और ट्रांसपोर्ट करने में, तो उसे कम से कम 150 रुपए मिलना चाहिए। और ये जो कमीशन है उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ है कि जो मूल्य होगा वो कम से कम 150% होगा, और उसमें कोई चेंज अभी तक तो नहीं किया गया है। और वो ऐसा मुद्दा है कि जिसपे कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो रहा एक तकनीकी मुद्दा।
अब अगर हम गैर तकनीकी मुद्दे की बात कर लें, और क्योंकि अब आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, मैं लगातार इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इतना कुछ है, ये जो सुधार कानून है, ये किसानों के फायदे के लिए है, तो आखिर किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो भी 1-2 दिन से नहीं। पहले उन्होंने पंजाब में प्रदर्शन किया, रेल पटरियों को जाम किया, सड़क जाम किए, और अब दिल्ली में पिछले 1 महीने से वो डटे पड़े हुए हैं। तो कहीं कुछ न कुछ आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आखिर क्या कारण है कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई संवाद की कमी रह गई किसानों के साथ, या उनको भरोसे में लेने में कहीं कोताही हो गई? ऐसा क्या हुआ कि किसान हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री खुद भी कई बार, चाहे वो हालिया मन की बात हो, उसमें भी उन्होंने उनसे संवाद किया। उससे पहले कृषि मंत्री तोमर और बाकी और जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उन लोगों ने भी अलग-अलग संवाद करने की कोशिश की किसानों से। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कारण हो सकता है, क्यों किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है? तो अविनाश जी, एक तो जो पहले देखकर ही समझ में आता है, ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो किसानों की अब कुछ जो मांगे हैं सरकार से, वो मांग कर रहे हैं कि ये तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। और जो मैं देखता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से आप नोटिस करेंगे, पूरे देश के किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। और आप अगर ऐसे नंबर्स को देखें तो पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे अमीर है देश में। पंजाब के किसानों की मासिक आय 23,000 रुपए होती है जनरली। वहीं आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उनकी मासिक आय 6,000 है। और पूरे देश के किसानों की मासिक आय जो एवरेज लिया जाता है वो 9,000 रुपए है करीबन। ये अपने 2016-17 के नंबर है, उसके बाद डेटा कुछ ऐसा सर्वे नहीं हुआ है जिसमें इनकम के नंबर्स हो। तो पंजाब और हरियाणा के किसान काफी अमीर है जनरली पूरे देश के किसानों से। तो ये एक बात हुई। दूसरा, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान भी हैं, और वो बहुत सारी मंडियों में दलाल भी है, वो व्यापार करते हैं उनका साइड में जो आड़ती होता है। है, आड़ती है। हाँ, तो बहुत सारा प्रोटेस्ट वहां से आ रहा है, बहुत सारा जो क्योंकि अभी होगा क्या, जब आप बोलेंगे कि किसान कहीं भी बेच सकता है, उसे मंडी में आने की जरूरत नहीं है, तो किसान कहीं भी जा सकता है। तो मंडी में जो आप व्यापार कर रहे हैं, आपका जो ट्रेड का वॉल्यूम है, वो तो आपका व्यापार कम हो जाएगा। और आपका व्यापार कम होगा तो आपको ऑब्वियसली, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये 5-6 हजार करोड़ रुपए की बात है पंजाब जैसे स्टेट में। अब आप ही सोचिए, कुछ छोटे ग्रुप का जो 4-5 हजार लोग हैं, इनका इनके बीच में 5-6 हजार करोड़ रुपए की बात होती है, तो आप समझ सकते हैं हर किसी का कितना इंटरेस्ट होगा। तो वो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं आंदोलन, जो मतलब डेमोक्रेसी में अलाउड है, ठीक है, सबका अधिकार है आप आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना। आप किसी कानून से सहमत नहीं है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। पर जनरली जो है, ये मुद्दा राजनीतिक बन चुका है अभी। आप जैसे जब वो अध्यादेश पास हुआ था, अध्यादेश पास किया था हरसिमरत कौर बादल ने, जी। वो तब से एनडीए का गवर्नमेंट भी छोड़ चुके हैं। तो अभी जो सरकार है उससे सहमति हटा ली है उन लोगों ने। और वो अब किसानों का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं। तो 4 महीने पहले वो इधर साइड से अब उधर आ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये प्योरली राजनीतिक मुद्दा है, मतलब इसमें राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और राजनीति के अलावा जो है वो है इंटरेस्ट लोगों का, जो किसानों को बहुत समय से लूट रहे हैं, जो बहुत समय से किसानों को दबाकर अपनी कमाई बना रहे हैं, मोटी कमाई। ये वो चाहते हैं कि हम हमेशा बनाते रहें। तो वो तो गलत भी बात है। और आप देखेंगे ये सारा सिर्फ 2 स्टेट में हो रहा है। अगर सही में ये कानून किसानों के अधिकारों को का हनन करते तो पूरे देश के किसान प्रोटेस्ट करते।
सिर्फ 2 राज्यों के ही किसान क्यों हैं वहां पर? जी जी बिल्कुल। तो सुधांशु, आपने काफी अच्छी जानकारी दी और काफी विस्तार से हमें बताया इन सारे कानूनों के बारे में और प्रदर्शन के पीछे के संभावित कारणों के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब चलते चलते हम आपसे एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं कि ये तो सरकार की तरफ से हुआ कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनको और ज्यादा विकल्प देने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले काफी समय से कुछ किसान संगठन और विशेषज्ञ, विशेष रूप से मैं शेतकरी संगठन का नाम लूंगा, कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के प्रयोग की मांग काफी टाइम से करते रहे हैं। कुछ साल पहले, कुछ माह पहले मैं कहूँगा, उन्होंने एक सत्याग्रह भी महाराष्ट्र के अकोला में चलाया था, जहां उन्होंने कानून को तोड़ते हुए ये जो जीएम सीड्स हैं उनको किसानों ने खेत में लगाया था, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें उखाड़ भी दिया, वो अलग की बात। बाकी और जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी ये मांग रहती है कि किसानों को जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लाभ भी कमाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और क्या जीएम तकनीकी के प्रयोग की नीति हमारे देश में ठीक होगी? तो अविनाश जी, ऐसा है कि जीएम सीड्स जो होते हैं, जो जीएम बीज होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है फसल की बढ़ा देते हैं। जैसे आप 1 हेक्टेयर में पहले 100 किलो उगा रहे थे, तो आप 200, 300, 400 किलो उगा सकते हैं। तो वैसे होते हैं। इन बीजों पर सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है इन्हें अनुमति देने में, वो होता है कि इनके स्वास्थ्य और वातावरण पे क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक सिंपल प्रोसेस रखिए कि जिसे भी बीज, जो भी नया बीज है, उसका आपको उसके यूज करने की की अनुमति चाहिए, तो आप सरकार के पास जाएं, एप्लीकेशन दें, फिर सरकार एक टेस्ट करे कि ये स्वास्थ्य पर इनके क्या प्रभाव है, वातावरण पर इनके क्या प्रभाव है, और अगर दोनों टेस्ट अगर वैसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो आप परमिशन दें और किसानों को यूज करने दें। अभी हमारे यहाँ समस्या क्या हो रही है, जो हमने लास्ट आखिरी बार जब ये बीज की अनुमति दी गई थी, वो 2002 में था, जब जीएम कॉटन यूज करने की अनुमति दी गई थी। तो आप देखिए अभी 2020 में और 2021 लगने ही वाला है, हम 2002 की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो आप ही सोचिए, आप आज के जमाने में स्मार्टफोन की जगह उस टाइम जो नोकिया 3310 आता है वो यूज करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी कम होगी। तो वैसा मुद्दा है। और इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जो किसानों की आय को बढ़ा सकती है, सबसे प्रमुख उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मौलिक भौतिक सुविधाएं होती है जो किसानों को मिलनी चाहिए। तो किसानों में सबसे बड़ी समस्या किसान के पास होती है कि मैं अपना सामान, मैं अपनी वस्तु या फसल मंडी तक लेकर कैसे जाऊंगा। वहां पर रोड होनी चाहिए, जो बेसिक जरूरतें हैं आज के जमाने से, वो मिलनी चाहिए। तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब जैसे ही किसानों को के पास रोड है जहां से वो अपना सामान ले जा सके, आपने तो कानून बनाकर बोल दिया कि कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं, पर किसान अगर रोड ही नहीं है उसके खेत के पास में, तो वो जाएगा कैसे बेचने के लिए किसी को। तो वैसी समस्याएं हैं। वो समस्याओं का जैसे ही समाधान होता है, हमारे किसानों की आय दोगुनी या दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और जो निजी निवेशक हैं उनके आने से, जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज बहुत बड़ी मात्रा में स्थापित होंगे, तो उनसे कहीं ना कहीं जो भौतिक सुविधाएं हैं वो किसानों को प्राप्त होंगी, और उम्मीद की जा रही है कि इससे किसानों का फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु आपका। तो ये थे हमारे साथ सुधांशु नीमा, जो कि बाय ट्रेनिंग एक लॉयर हैं, बाय प्रोफेशन एक पॉलिसी एनालिसिस्ट हैं,
और आर्थिक मामलों के जानकार भी। तो इनसे हम लोगों ने बात की जो हालिया कृषि सुधार कानून है, और काफी विस्तार से सुधांशु ने हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। अगली बार हम फिर ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर आएंगे और किसी अन्य विशेषज्ञ से विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आजादी.me। थैंक यू सुधांशु, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।